राम राम सा। राम राम सा शो स्पॉन्सर्ड बाय जगदम्बा सीमेंट, सर्वोत्तम स्टील, नेपाल मेडिसिटी वयोदा हॉस्पिटल। मैं नूतन सरावगी और मैं नेहा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे पसंदीदा कार्यक्रम राम राम सा में। हमारा ये कार्यक्रम नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होता है और इसके साथ ही साथ फेसबुक और नारायणी एफएम का ऑफिशियल वेबसाइट है www.radionarayani.org.np और इसके साथ ही साथ रेस खबर पर हम और YouTube पर इसके लाइव वीडियोस को देख और सुन सकते हैं। हमरो पात्रों और नेपाली पात्रों पे भी ये प्रोग्राम अवेलेबल है। हमारा ये कार्यक्रम हर गुरुवार रात 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रसारित होता है और इसका पुनः प्रसारण शुक्रवार 11:15 से 12 बजे तक होता है। इस प्रोग्राम को देखना, सुनना और इसके बारे में हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें बहुत इंतजार रहता है आपके फीडबैक का। नेहा, आज हमारा ये शो बहुत डिफरेंट, आई थिंक थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस चीज़ से आज हमारा समाज अनजान है और जिस चीज़ को अभी मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहा है कि हम समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं जाने अनजाने। तो आज इसी ही चीज़ को लेकर हम चाहते हैं कि नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ट्ज से वो जो एक प्रॉब्लम है वो केवल पर्टिकुलरली उन लोगों की प्रॉब्लम ना हो के आज हमारे पूरे बीरगंज की और बीरगंज की क्या पूरे नेपाल की एक ही प्रॉब्लम बने। क्योंकि जब हम यूनाइट होंगे और हमारे हैंड्स जॉइन होंगे तो इस प्रॉब्लम को भी हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उन लोगों को हम लोग कुछ एक निजात दिलवा सकते हैं, उससे वो लोग थोड़ा फ्री हो सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा भी है ना, कोई लेबल नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई हस्ती नहीं जिसे किसी ने कभी सुना ना हो। मैं वही हूँ तुम्हारे जैसा, तुम्हारा नाम है और मेरा भी। मैं हिम या हर, मैं ही हूँ या शी, कौन हूँ मैं? मैं एक सिंपल व्यक्तित्व हूँ, एक इंसान हूँ, मैं कोई केवल डिसेबिलिटी नहीं। तो मेरे ख्याल से इन कुछ चंद लाइनों से आप समझ पाए होंगे कि ये शो जो है हमारा ऑप्टिमिज्म और सीपी जैसी बीमारियों को लेकर होने वाला है। और इस शो के लिए जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो उज्जैन से आए हैं, तो अब उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ ना बताकर अब डायरेक्ट ही हम अपने गेस्ट से बात करते हैं। आज के हमारे गेस्ट पंकज मारू जी हैं, जो कि उज्जैन के नागरा से हैं। तो पंकज मारू जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम राम राम सा में। पंकज जी, जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप इंजीनियर हैं जी, और लेकिन अभी इंडिया की ही हम क्या बात करें, इंटरनेशनल तक जो आपकी एक जो ब्रांड आपकी जो बन चुकी है, स्नेहा जो आपका जो ग्रुप है वो इंटरनेशनल लेवल तक एक ब्रांड बन चुका है। लेकिन ये जो है ये सीपी और ऑप्टिमिज्म या इस टाइप के जो बच्चे हैं ये उनका आपका ग्रुप है। बट आप पेशे से या अपनी एजुकेशन वाइज या जो आपका करियर आपने जो सेलेक्ट किया था दैट वाज इंजीनियर, तो मतलब ये कैसे हुआ? जी जी, देखिए बहुत सारी चीज़ें नूतन जी डेस्टिनी डिसाइड करती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ, देन आई डिड माय एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैं काम कर रहा था एक मल्टीनेशनल कंपनी में। मैं कंट्री एचआर हेड रहा टोटल ग्रुप में, एंड देन फिर मैं दुबई की एक कंपनी में एज ए सीईओ काम कर रहा था। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी तो सामान्य बच्चे की तरह है, पर जब मेरी छोटी बेटी हुई तो वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज थी। हमें भी काफ़ी टाइम बाद पता लगा कि वो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है। और जब दुबई में जॉब करते हुए वो एक सेंटर पे जाती थी तो वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि वो सोशली तो बहुत एक्टिव है, बट उस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ दुबई में अवेलेबल नहीं है, और अगर वो वहाँ कंटिन्यू करते हैं तो उसमें डिटोरिएशन और बढ़ सकता है। उस दिन मैंने अपनी वाइफ से बात की और हम लोगों ने सोचा कि शायद ईश्वर ने ये स्पेशल बच्चा हमको इसलिए दिया है कि हम कैपेबल हैं और हमको अब अपने डायरेक्शन को, लाइफ के डायरेक्शन को चेंज करना चाहिए। तो 21 जून 2009 को मैं दुबई छोड़ा। मैंने इमिजिएटली नेक्स्ट डे मैं रिज़ाइन किया अपनी कंपनी से और छोड़ के मैं अपने नेटिव प्लेस जो मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास नागदा है वहाँ आया। और 20 दिन बाद ही 10 जुलाई 2009 को मैंने स्नेह
को स्टार्ट किया। 2 स्टाफ थे, मैं लकी था कि मेरे साथ पहले दिन से को फाउंडर डॉक्टर नैना क्रिश्चियन जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थी वो जुड़ी, और एक स्पेशल एजुकेटर वो जुड़ी। 8 बच्चे, 2 किराए के कमरे और 2 स्टाफ। मीन्स एज अ CEO आपने वो कंपनी रिजाइन की, आप जी। इंडिया स्विच किए, जी और क्योंकि आपके बच्चे में वो एक डिसऑर्डर आपने फाइंड किया, जी तो मतलब आपके मन में मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जी गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मुझे ही ऐसा बच्चा क्यों हुआ, जी बल्कि ये मोटिवेशन का आना कि जी जो चैलेंज मेरा बच्चा लेके चल रहा है, आपने सोसाइटी के भी और बच्चों को इकट्ठा करके और जी। आपने एक अपना ग्रुप ही फॉर्म कर लिया। जी। चूँकि मैं जैसा बताया कि मैं खुद MBA HR ह्यूमन रिसोर्सेज हूँ और मैं HR हेड रहा, तो मैं कई जगह पहले भी अपना करियर में मोटिवेशनल सेमिनार्स, पॉजिटिविटी, इस पे काफ़ी बात करता था, तो वो एक लाइफ स्टाइल का पार्ट बन चुका था। तो कभी भी ये नेगेटिविटी मन में नहीं आई कि ये बच्चा मुझे ही क्यों, बल्कि मैंने इसको अदर वे में लिया कि वी आर स्पेशल एंड ये गॉड ने स्पेशल गिफ्ट हमें दिया, सो वी आर लकी। तो अब उसको हम किस तरह से पॉजिटिव वे में लेके सोसाइटी के साथ काम करें और ऐसे बच्चों के लिए काम करें। सो यही सोच ने स्नेक की स्थापना की और हम उस डायरेक्शन में फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते चले गए। तो पंकज जी, बेसिकली आपका जी ऑर्गेनाइजेशन स्नेह है, तो इसमें आप मतलब क्या काम करते जी। हैं और कैसे करते हैं? यस, जैसे मैं बताऊं कि इस सेक्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब हमने शुरू किया, तो पहला ये प्रॉब्लम होता है कि पेरेंट अपने बच्चे को सोसाइटी में दिखाते ही नहीं है, वो बच्चे को छिपाने की कोशिश करता है। क्योंकि उसमें एक शेम होती है Yeah. कि हमारा समाज क्या सोचेगा कि जी हमें ऐसा बच्चा हुआ है। करेक्ट। हम ये कोशिश करते हैं कि नॉर्मल है, ये Yes. दिखाएं कि हाँ बाकी Yes. बच्चों की तरह भी हमारा बच्चा नॉर्मल नॉर्मल है। है। और जब वो छिपाने की कोशिश करता है और बच्चे को एक्सपोजर सोसाइटी का नहीं मिलता है, तो वो और उसका प्रॉब्लम बढ़ता है। तो ये प्रॉब्लम जब मुझे समझ में आया, तो हमने भी जब शुरू किया तो पेरेंट बच्चे को भेजते नहीं थे, तो हमने सोचा कि क्या करना चाहिए। चूंकि मैं साइकोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट रहा है, तो मैं इस लेवल पे गया कि पेरेंट अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करता है कि उसका नाम उसके बच्चे से हो। तो हमने कुछ एक्टिविटी स्टार्ट की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, हमारे बच्चों को इन्वॉल्व किया। और हमारे लोकल मीडिया जर्नलिस्ट को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इनका नाम पेपर में दीजिए, उनकी कवरेज कीजिए, इनकी कवरेज कीजिए, और उन्होंने स्टार्ट किया एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ चेंज। तो लोग जुड़ना शुरू हुए। फिर हमने धीरे धीरे कई सारी एक्टिविटीज लाइक हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उनका असेसमेंट करना, पेरेंट काउंसलिंग, देन अर्ली इंटरवेंशन 0 to 6 ईयर्स के टाइम में उनको स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, देन स्पेशल एजुकेशन, देन वोकेशनल ट्रेनिंग। क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो ये है टू मेक देम सेल्फ सस्टेनेबल। दे डोंट नीड कंसेशंस, दे नीड कंसीडरेशन। सोसाइटी उनको कंसीडर करे, एक्सेप्ट करे, उनको अपॉर्चुनिटी दे, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे पंकज जी, जैसे आपने बताया कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, आप इस फील्ड में काम करें, तो क्या वो जो बच्चे स्पेशल होते हैं, क्या वो नॉर्मल आगे जाके हो सकते हैं? जब हम जिस 4 डिसेबिलिटी में काम करते हैं, बेसिकली इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा एक राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में पार्लियामेंट ने पास किया। आई वॉज लकी कि मैं उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर रहा। हमने 21 तरह की डिसेबिलिटी को नोटिफाई किया है, जिसमें लोकोमोटर है, विजुअल है, हियरिंग है, पार्किंसंस है। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये 4 सबसे वल्नरेबल जिसको कहना चाहिए, ये डिसेबिलिटीज होती है। अब इसमें भी 4 कैटेगरी है, दैट इज अ माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। हम ये सारी डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं है, कंडीशन है, एंड कंडीशन कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड। इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो एक स्टेप अप कर सकते हैं थ्रू थेरेपी एंड अदर इंटरवेंशंस। तो अगर प्रोफाउंड के साथ हम ज़्यादा नहीं कर सकते कुछ, लेकिन सीवियर को हम माइल्ड पे ला सकते हैं, माइल्ड को मॉडरेट पे ला सकते हैं, और उसे एक अपना काम खुद कर सके उस लेवल तक ले जा सकते हैं। मीन्स कि 100% क्योरेबल तो नहीं है, No. इसे हम कुछ हद तक Yes. लाइट कर सकते Yes. हैं। और क्या ये जो डिजीज है, या इसको डिजीज बोले या जो भी Condition. है, Yeah. तो क्या ये कंटेजियस होती है या या जेनेटिक भी होती है?
इसमें कई सारे रीजंस है। देखिए, पहला जहाँ तक सवाल जेनेटिक रीजन का है, तो इसमें एक कैटेगरी है, दैट इज अ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज यस, इट्स अ जेनेटिक, सो यस, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स में पहला होता है एक तो आउटर एनवायरनमेंट। आज की डेट में जिस तरह का एनवायरनमेंट है, अगर हम उसको देखें तो जो स्ट्रेसेस हमारे जनरल लोगों के ऊपर हैं, वो स्ट्रेस बच्चे में ट्रांसमिट अगर होते हैं, वो इम्पैक्ट होता है। सेकंड, प्रीनेटल एट द टाइम ऑफ, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं 3 दिन से नेपाल में हूँ, और नेपाल नहीं, हमारे वीरगंज में है। आपके वीरगंज में है जी। तो वीरगंज में हमने पिछले 3 दिनों में लगभग 100 से ज्यादा बच्चों को देखा है। अच्छा, वो सारे सीपी इसी कैटेगरी के। हम बच्चे। एक यहाँ आशा किरण केंद्र है, वहाँ पे ये 3 दिन का कैंप था, उसी में हम लोग आए थे। मेरी टीम साथ में थी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट भी मेरे साथ थे। हमने उनके पेरेंट्स से उनका हिस्ट्री पूछा कि बच्चे का डिलीवरी के टाइम क्या हुआ, क्या ये बच्चा रोया था। आई वॉज शॉक्ड कि मुझे 90% आंसर मिला कि नहीं। और जब बच्चा नहीं रोता है, क्योंकि डिलीवरी होती ही बच्चे का रोना बहुत जरूरी है, जब वो रोता है तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है। वो ऑक्सीजन अगर टाइमली नहीं गया तो उसका ब्रेन परमानेंट डैमेज हो जाता है, और उसके कारण ये प्रॉब्लम्स होती है। तो एक बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ समझ में आया, हमने उनसे ये भी पूछा कि उस समय कोई डॉक्टर नहीं था क्या, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्होंने यही आंसर दिया कि जो ट्रेन्ड स्टाफ रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ, वो थे, डॉक्टर्स नहीं थे। क्योंकि अगर डॉक्टर होता है तो एट दैट टाइम उसको अगर ऑक्सीजन थेरेपी मिल जाए तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और वो बच्चे किसी न किसी तरह की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से। तो जैसे आपने जब ये विजिट किया तो व्हाट डिड यू कम टू नो कि या तो उन लोगों की वो लापरवाही थी कि उन्होंने उसे ऑक्सीजन थेरेपी नहीं दी, या दे वर अनअवेयर ऑफ, कि उन्हें पता ही नहीं है कि हमें ऐसा करना है। मैंने यहाँ के जो हेल्थ वर्कर है, जो उनके साथ काम कर सकते हैं, करीब 15-20 हेल्थ वर्कर भी उन्होंने आशा किरण केंद्र ने बुलवाया था, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन कराया। मैंने उनसे पूछा कि जब आप इस तरह की डिलीवरी कराते हैं तो क्या आप जानते हैं इस बारे में कि अगर बच्चा नहीं रोए तो क्या करना है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जानकारी नहीं है, नहीं, वो ट्रेनिंग ही नहीं, तो उन्हें अभी इस बारे में आइडिया ही नहीं है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ऑक्सीजन भी देना है तो कितनी क्वांटिटी में देना है, बिकॉज अगर एक्सेस क्वांटिटी में चला गया तो उस बच्चे की आईसाइट जा सकती है। So that's another जो डिजीज से वो सफर कर सकता है फ्यूचर में, तो उसके वो तो करेगा ही, उसके अलावा वो ब्लाइंड भी हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल हमने इंडिया में भी देखे, मेरे सेंटर पे है। तो मैं उनसे ये सब बात किया, और मैंने एक उनकी जो हेड थी, कल उनसे भी बात की, और ये इनपुट मैंने उन तक पहुंचाया, और उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया कि यस, इट्स अ गुड इनपुट, और अब हम इस पर काम करेंगे, क्योंकि ये लाइफ टाइम डैमेज है, वी कैन नॉट रिकवर, उससे बाहर नहीं आ सकते। तो इस बारे में कल काफ़ी बातचीत हुई है, और मुझे लगता है कि इस चीज़ का इम्पैक्ट ज़रूर आने वाले समय में होगा। एक और बात मैं आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कहना चाहता हूँ, ये तो हमने डिलीवरी के टाइम की बात की। प्री नेटल की अगर हम बात करें तो इंडिया में एक रिसर्च हुआ है, वो रिसर्च ये बोलता है कि इंडिया में अभी ऑटिस्टिक बच्चे, हर 57 बच्चों पे एक बच्चा ऑटिज्म का पैदा हो रहा है। इट इज़ वेरी हाई रेशियो इन इंडिया। उसका जब हम रीजन की बात करें, यानी ऑलमोस्ट 2% बच्चे जो नए डिलीवर हो रहे हैं वो ऑटिस्टिक हैं। और ऑटिस्टिक बच्चों का फीचर ये होता है कि उसको आउटर वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने में खोया रहता है। जब इस पे R&D हुआ, क्योंकि हमने ये देखा कि 2011 की जब जनगणना हुई थी तो पूरे देश में टोटल डिसेबिलिटी का परसेंटेज हमारे इंडिया में 2.1% था, और अब सिर्फ टोटल जिसमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज, 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, वो टोटल 2%। और यहाँ अभी इस स्टेज पे एक ही डिसेबिलिटी अगर 2% है और हमारी 21 तरह की डिसेबिलिटी, तो टोटल नंबर्स कितना बड़ा होगा। तो इस पे रिसर्च हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ना नॉलेज तो बढ़ता ही जा रहा है, जैसे पता है कि अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं, लेकिन अब मेडिकल साइंस तो इम्प्रूव होती जा रही है, तो भी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। इट इज नॉट द मेडिकल साइंस का इशू ये है कि जब उसका रिसर्च किया तो ये समझ में आया कि चूंकि आजकल फैमिलीज हो गई है न्यूक्लियर, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है।
जब न्यूक्लियर फैमिली होती है और लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो फुल टाइम अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल के साथ रहती है। जब वो मोबाइल के साथ रहती है और मोबाइल की चीजों को देखती है तो न तो कोई फेस एक्सप्रेशन होता है क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं और हम कंटिन्यूअसली उसको उसे ऐसे देख ही रहे बस हैं। देख रहे होते हैं। वही सिम्टम्स उस बच्चे में ट्रांसमिट हो रहे हैं एंड दैट इज वाई वो बच्चा अपने में खोया हुआ है। तो ये एडवाइस किया गया है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मोबाइल जितना अवॉइड किया जाए इट इज द बेस्ट वे। और मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि जैसे ये तो हमारी एक मॉडर्न जो रिसर्च हुई रिसेंट, ये उसका डाटा है। yes. लेकिन अगर हम बात करें तो अगर जैसे हम अगर महाभारत की तरफ ही जाएं तो उत्तरा के गर्भ में जब अभिमन्यु रहते हैं तो जब वो वॉर हो रहा होता है तो उसे ऐसी कोई नॉलेज या ऐसी कोई उस चीज के बारे में चक्रव्यूह से कैसे लड़ना है अभिमन्यु को बिल्कुल नहीं पता था, किसी ने सिखाया ही नहीं था। क्योंकि जो उत्तरा है उन्होंने अपने जब बेबी को वुम में रखा था तो उन्होंने अर्जुन को ये कहते हुए सुना था कि इस तरीके से चक्रव्यूह होता है और इसे इस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो वो जो वूम में सीखा हुआ संस्कार ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह से लड़ने के लिए प्रभावित करता है, इंस्पिरेशन देता है। शायद तो इसीलिए हमारे घर में नूतन इसलिए कहा गया है कि जब एक माँ गर्भवती है तो उसे गीता का पाठ करना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए ताकि हम अच्छे संस्कार दें। और जैसा कि अभी पंकज जी ने कहा कि न्यूक्लियर फैमिली का होना इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहा है। तो नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज से हम ये नहीं कह सकते कि आप न्यूक्लियर फैमिली में जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अपनी अपनी सबकी एक डेफिनेशन होती है लाइफ को जीने की, अपना एक स्पेस हम सभी ढूंढते हैं। स्पेस की बात नहीं, नीड भी जो भी है, स्पेस है, नीड है, ये आज हमारे वेज होते हैं जीवन को जीने के। तो आप वो आपके अपने वेज हो, लेकिन हम मोबाइल से हम कितना दूर रख सकते हैं, अपनी लाइफ को कितना एक्टिव और मोटिवेटेड रखें ताकि हम अपने बच्चों को वो मॉडर्न ही संस्कार, बट संस्कार तो हो इंस्टेड ऑफ दैट मोबाइल, तो हम वो करने की कोशिश करें। तो जैसे हमने एक सवाल पूछा था कि क्या ये कंटेजियस है, अगर हम इन बच्चों के पास जाते हैं तो क्या ये एक दूसरे से फैलने वाली चीज़ है? नहीं, ये किसी भी तरह से फैलने वाली चीज नहीं है। इसमें ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने कहा कि ये कंडीशन है। पहली चीज, ये डिजीज ही नहीं है। फैलने का काम डिजीज करती है, ये डिजीज नहीं। दिस इज नॉट अ डिजीज, दिस इज नॉट अ डिजीज एंड देयर इज नो, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है। इसका ट्रीटमेंट भी जो होता है वो थेरेपेटिक इंटरवेंशन है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, नहीं है। ओके, देयर इज नो मेडिसिन। मैं यहाँ पे एक बात और आपके इस FM के माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा कि मुझे कल 2 केस यहाँ पे रेफर हुए थे जिन्होंने स्टेम सेल ऑपरेट का यूज किया। अभी स्टेम सेल्स थेरेपी भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है और हमें ये पता है, जब हमारे पास भारत में ये विषय आया था तो चूंकि अभी इस पे कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ था कि ऑटिज्म का या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का या CP का स्टेम सेल से ठीक हो सकती है। अच्छा। लाखों रुपए का खर्च होता है। कल वीरगंज की एक बहुत रेपुटेड फैमिली का बच्चा वो हमारे पास लेकर आए और मैंने उन्हें लेटेस्ट 6 दिसंबर को हमारे भारत के राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल का एक रिपोर्ट आया रिसर्च का, मैंने उनसे शेयर किया जिसमें ये क्लियर लिखा गया है कि इस स्टेम सेल, इसमें कोई इसका फायदा नहीं है। और उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उसकी स्टेम सेल होने के बाद उस बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम हो गया। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज वो ऑथेंटिक रिपोर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि आप प्लीज, क्योंकि पेरेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, बीइंग ए पेरेंट, मैं जानता हूं कि जो भी हमें कहता है कि हमारे बच्चे को ठीक करने के लिए ये करा लो, वो करा लो, पेरेंट लग जाता है बिना ये सोचे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। वो इतना पैसा भी खर्च कर देता है। लेकिन हमको अवेयर होने की जरूरत है और इन तरह की चीजों में बिल्कुल ना नहीं लगे आप। मैं एक और कहूंगा कि अगर ये पता लग गया हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है, जल्दी से जल्दी उसको किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर पे ले जाएं। 0 to 6 इयर्स के बीच में अगर आप अपने बच्चे को उस जगह ले गए तो ये मान के चलिए कि उसमें इम्प्रूवमेंट होने की एक प्रोबेबिलिटी 90% है। जैसा कि हमने आपकी एक स्पीच में ये सुना था कि अगर हम 2 साल से नीचे के बच्चों में अगर इस टाइप के कुछ सिम्टम्स देखते हैं, लाइक उसको खड़े होने में प्रॉब्लम है या वो बोलता नहीं है, तो जनरली हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि फ्री एडवाइजर्स बहुत होते हैं। अरे कोई बात नहीं है, हमारा भी लेट चला, अरे कोई बात नहीं है, हमारा भी बहुत लेट बोला।
तो मैंने सुना था कि आपका ये कहना था कि उस डिले के कारण हम उस डिजीज को और लाइफ लॉन्ग के लिए बढ़ावा देते हैं, तो इस बारे में जैसे देखिए मेडिकल साइंस की अगर बात करें तो माइलस्टोन्स हम जिसको कहते हैं कि बच्चा 1 महीने पे क्या करना चाहिए, 2 पे क्या, 3 पे क्या, 6 पे क्या, 12 पे क्या, ये हम सब जानते हैं, स्टैंडर्ड माइलस्टोन्स हैं। और मम्मियाँ तो जानती ही हैं कि इतनी बच्चा इतने टाइम पे बोलेगा। अगर मान लो वो शुरू में आप उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, आप बात कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो यू कैन जज। आई का प्रॉब्लम है, यू कैन जज। स्क्रोलिंग नहीं कर रहा है, गर्दन नहीं संभाल रहा है, इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाए, बिना ये सब सुने कि ऐसा होता है वैसा होता है। एक एडवाइस ले, लापरवाही बिल्कुल ना करें। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है और वो जाके अगर डॉक्टर उसे बताएगा तो उसका इंटरवेंशन होगा, और इंटरवेंशन होगा तो वो सुधार होगा। ये सुधार भी हो सकता है, कोई डिजीज ना भी हो, समय पे हमने कम से कम एक चेकअप ही कराया है, तो उसका नुकसान क्या है? यस, तो ये जरूर करें। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने हेल्थ वर्कर से यहाँ पूछा कि क्या आपने कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में सुना है, क्या चीज है ये, मैं वही बता रहा हूँ, शायद किसी ने नहीं सुना है। ये जो अभी आप बोल रही थी कि मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है, ये उसी का नतीजा है। अच्छा। एक बच्चा जो जन्म से सुनता नहीं है और बोलता नहीं है, 0 से 6 साल की उम्र के बीच, क्योंकि वो बोलता इसलिए नहीं है कि सुनता नहीं पाता, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो प्रॉब्लम सुनने की है। इंडिया में कॉक्लियर इम्प्लांट हम करते हैं, 6 लाख रुपए की सर्जरी है, और वहां पर पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो फंडिंग करता है। वो कॉक्लियर इम्प्लांट होने के बाद बच्चा सुनने लगता है, और सुनने लगता है तो 1 साल का स्पीच थेरेपी होता है, और उसके बाद बोलने लगता है। सो इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर द पेरेंट्स। तो ये कॉक्लियर, अगर कोई बच्चा ऐसा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, तो क्राउड फंडिंग अवेलेबल है, आप जाइए और उस बच्चे की लाइफ को चेंज करिए, कॉक्लियर इम्प्लांट कराइए। अवेलेबल है ये टेक्नोलॉजी, एंड बहुत कॉमन हो गई अब इंडिया में। तो ये नई चीज है, उसका भी उपयोग पेरेंट्स को करना चाहिए। तो हमारे राम राम सर के शो के इस मंच से इस कॉक्लियर थेरेपी को मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि हम कहते हैं कि एक्शन का ही रिएक्शन होता है, क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाता तो रिएक्शन में बोल नहीं पाता। तो हम लोग प्लीज़ अवेयर हो, अपने बच्चों को स्टडी करें, और करके जो हम उनके लिए बेस्ट कर सकते हैं, अभी पंकज जी ने इसके बारे में पूरा डिटेल किया है, तो आप ध्यान दें और अपने बच्चे के फ्यूचर को सेव करने में हेल्प करें। तो पंकज जी, जैसे आपने अभी बताया था कि जो बच्चे 1 से लेके 6 साल तक के बीच के हैं, उनके पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, रिहैबिलिटेशन सेंटर पे लेके जाना चाहिए। तो ये तो बात होगी रिहैबिलिटेशन सेंटर पे लेके जाने की, कि वहाँ पे ट्रीटमेंट धीरे धीरे होनी उनकी शुरू हो जाएगी। तो वैसे पेरेंट्स घर पे उन बच्चों का कैसे ध्यान रखें? जब देखिए, जब तक वो एक स्पेशलाइज पर्सन के पास नहीं जाएंगे, वो घर पे कर सकते हैं, लेकिन उनको एडवाइस लेना पड़ेगी कि क्या प्रोटोकॉल उसका, किस तरह की थेरेपी घर पे देना है, क्योंकि सेंटर पे तो 1 घंटे के लिए बच्चा जाएगा। तो वहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर्स है, वो उसके प्रोटोकॉल, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, उसकी अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं। और हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में एक ही बात बोलते हैं कि पेरेंट नंबर 1 एक्सेप्टेंस उनमें आए, नंबर 2 बच्चे से ये एक्सपेक्ट ना करे कि वो एकेडमिकली कोई बहुत कुछ कर लेगा। पेरेंट उसके पीछे पड़े रहते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, C फॉर कैट, ये सीखे। उस बच्चे को उस दुनिया से मतलब ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है। हम बोलते हैं उसको फंक्शनल एकेडमिक सिखाइए, वो A फॉर एप्पल से कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम है, वो सीख नहीं पाएगा। आप उसको सिखाना है तो उसका नाम लिखना सिखाइए। तो शायद इसलिए ना, क्योंकि वो पेरेंट को पता ही नहीं है ना उसके बारे में, वो नहीं समझ, हमें पता ही नहीं है उन बच्चों को हैंडल कैसे करना है। तो ये चीजें जब वो सेंटर पे जाएगा, उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनका इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम होता है, IEP जिसको हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसमें फोकस होता है ADL, दैट इज अ एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में उसको क्या करना है, उसके लिए शर्ट का, हमारे लिए बहुत आसान है शर्ट का बटन लगाना, बट उस बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके फाइन मोटर मूवमेंट, ग्रास मोटर मूवमेंट का इशू है, उसके लिए पेन पकड़ना इशू है, उसके लिए चम्मच पकड़ना इशू है, उसके लिए अपना पैंट का जिप खोलना इशू है। ये सारी चीजें उसको सिखाना होता है। तो कहने का मतलब है कि उन बच्चों को हम नॉर्मल स्कूल्स में नहीं भेजना चाहिए हमें? नहीं, देखिए फोकस तो ये है कि नॉर्मल स्कूल में तो जाना चाहिए, क्योंकि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की कल्पना करते हैं, बट
अगर नॉर्मल स्कूल में कोई क्वालिफाइड लोग नहीं है तो वहां नॉर्मली क्या होगा, वो टीचर भी उस बच्चे को नेग्लेक्ट करेगा, वो इग्नोर करेगा। एंड दैट इज वाई वो स्पेशल स्कूल में जाए। थोड़ा वहां अगर ट्रेंड हो जाता है तो फिर कोशिश करें कि हम इंक्लूसिव सेटअप में उसको स्टैब्लिश करें। बट आवर अल्टीमेट एम इज टू हैव अ इंक्लूसिव सोसाइटी जहाँ समाज इनको एक्सेप्ट करे। पंकज जी, बातें इससे जुड़ी बहुत सारी हैं। समय की पाबंदी, हमारे सारे जितने भी सवाल हैं उन सभी पे कॉमास लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाने लग जाती है। तो मुझे लगता है इस बारे में हम लोग फिर एक बार इसी का पार्ट 2 लेकर फिर से हाजिर होंगे। इस बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे। तो अभी तक के लिए हमारे शो में आने के लिए, इतनी सारी चीज़ों को बताकर उस बच्चों को भी समाज में जीने का हक है, कैसे आपने गाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम सा। नेहा, देखो ना, अभी हम उनसे बात कर रहे थे तो हमने बोला कि अगर हमें समय मिला, मौका मिला तो हम इसका पार्ट 2 करेंगे। और पार्ट 2 करना इतना जरूरी भी था नूतन, क्योंकि बहुत सारी बातें तो ऐसा लग रहा है कि अधूरी रह गई। तो पता है, जाते जाते उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो इस बारे में सारी डिटेल्स मैं भी देना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि इसका एक पार्ट 2 भी है, जो अब आने वाले नेक्स्ट गुरुवार को इसका पार्ट 2 आएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उस शो को हम देखना बिल्कुल ना भूलें। इसका पार्ट 2 शो हम ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी बातें हैं जिनको हम घर पर ही, अगर सरकार या हमारे टाउन में अगर उस टाइप की फैसिलिटीज़ या वैसे सेंटर्स नहीं हैं, तो इन्होंने ये हमें अब ऐसी बातें बताएंगे कि जिसके लिए हमें किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि जी यहाँ पे सेंटर नहीं है, हम कहाँ लेके जाएं, हमें आइडिया नहीं है, हम क्या करें। तो ये सारी बातें हमें हमारे पार्ट 2 शो में बताएंगे। तो आज के लिए हम इस शो से विदा लेते हैं, और विदा लेने से पहले जैसे कि हमारे जो टेक पार्टनर्स हैं, हमारी ऑडियंस है, हम सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। और हमारे स्पॉन्सर्स जगदम्बा सीमेंट, सर्वोत्तम स्टील और नेपाल मेडिसिटी वेयोधा हॉस्पिटल, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए राम राम सा। स्वागत छ तपाईहरुलाई जगदम्बाको देशमा। विशाल हिमालयको देश मेरो, ज्योतिको दीप बल्दा लाग्छ राम्रो। उत्साह छ, उमंग छ, विकास छ, उन्नति छ, प्रगति छ मेरो आफ्नै देशको। भाग्यमा नभए मेहनतमा विश्वास गर्छौं हामी। देशलाई बनाउन र चिनाउन गर्दैनौ केही कमी। मेरो देश मेरो जगदम्बा, मेरो देश मेरो जगदम्बा। यही नै त हो जगदम्बाको देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। डरो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने, अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टील।